मथुरा की पुलिस जवाहर बाग में गई तो थी अवैध कब्जा हटाने की रेकी करने, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि मुट्ठी भर लोग नक्सलियों की तरह गोरिल्ला वॉर के इंतजार में बैठे हैं। नक्सलियों के अंदाज में हुए इस हमले में मथुरा के एसपी मुकुल द्विवेदी और एसएचओ संतोष यादव शहीद हो गए। जबकि 22 उपद्रवी मारे गए। लेकिन सवाल ये कि क्या इसे सिर्फ अतिक्रमणकारियों और पुलिस की हिंसा माना जा सकता है? जो कुछ भी हुआ एक बड़ा हादसा था, बड़ी घटना थी और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी जांच कराएगी और जो भी इसके लिए दोषी हैं मैं समझता हूं कि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार न सिर्फ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हुई, बल्कि पुलिस प्रशासन भी आंखें मूंदकर लोकतंत्र की हत्या होते देखता रहा? जोखिम हुआ है या जो घटना घटी है, किसी की जानकारी भी नहीं था कि इतने असले होंगे। अगर आश्रम के नाम पर साधु संत और इधर जो उनके नाम पर इकट्ठा कर लिया लोगों को, गरीब लोगों को इस बात का भरोसा दिलाया कि तुम्हें जमीन दे देंगे, लालच दिए। मैं समझता हूँ जो जांच कमेटी बनाई है और जब जांच होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा और किन की कमी है, कौन दोषी है, उन पे भी कार्रवाई होगी। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके विरुद्ध एनएसए लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से ऐसे लोग जो इस पूरे जो इलीगल एक्टिविटी थी और अराजक तत्व थे और पूरा अराजकता फैलाना चाह रहे थे। 2 साल पहले से ये सब कुछ हो रहा है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ 2 महीना पहले पता चला कि यहाँ इस किस्म के लोग हैं एंड दे हैव encroached that place near DM, that it is a cantonment area. And then I was asking DM also कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, and then how you people can't control them. देखिए, लगातार सुनता रहा उत्तर प्रदेश का सांसद हूं इसलिए कि उत्तर प्रदेश में थाने बिकते हैं। अगर थाने बिकेंगे और पुलिस पिटती है क्योंकि प्रशासन वहाँ इतने दबाव में रहता है। 2 साल से कब्जा क्यों हो रहा है? 2 साल से ऊपर से 2 दिन का समय दिया गया, 3 दिन तक पुलिस क्या करती रही? वरना मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद वहाँ पक्के मकान बन जाते, पूर्व अपराधियों का सबसे बड़ा अड्डा बन जाता। अमरूद, आम, बेर, बेल जैसे फलों के बागीचे वाले जवाहर बाग में आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही नाम के संगठन ने 15 मार्च 2014 से कब्जा रखा था। यहाँ से वो न सिर्फ अपनी समानांतर सरकार चला रहे थे, बल्कि फलों की बिक्री करके लाखों की कमाई भी कर रहे थे और हथियारों की फैक्ट्री खोलकर देश को चुनौती भी दे रहे थे। इनका कहना था कि हम अपना दिल्ली के लिए हमारा कूच है मध्य प्रदेश और हमारा 2 दिन का पड़ाव है, हम 2 दिन पड़ाव के बाद यहाँ से चले जाएंगे। आप भी तब इस जगह पर मौजूद थे? हाँ, मैं उस समय मौजूद था जब ये। तो परमिशन किसने दी थी इनको यहाँ पर? परमिशन उन्होंने बताया कि हमें जिला प्रशासन से परमिशन मिली है, तो मैंने कहा उनकी प्रति दिखाओ, प्रति नहीं दिखा पाए थे। तो इसकी रिपोर्ट मैंने फिर प्रशासन को की थी कि इस तरीके से ये अब इन्होंने आकर के यहाँ डेरा डाल लिया है और इसमें अमरूद के बगीचे हैं, आम के हैं, बेर के हैं, बेल के हैं, मतलब पूरा फलों के वृक्षों से आच्छादित है। ये पूरा हरा भरा एरिया था। सारे इन पर लोगों ने यही फल बेचते थे, ये जो लोग कब्जा किए? अब ये अपना बेचते थे, खाते थे, सब उसको इस्तेमाल कर रहे थे। हमें ये भी लोग बताते हैं स्थानीय लोग कि ये लोग सब्जियां सस्ते दरों पे बेचते थे। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो सब पब्लिक बता रही है, मार्केट से सब्जी ला करके सस्ते दाम में बेचते थे। ये तो पब्लिक। आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रांति सत्याग्रही नाम के जिस संगठन ने जवाहर बाग पर अवैध कब्जा कर रखा था, उसके लीडर का नाम है राम वृक्ष यादव। ये वही शख्स है जो लोगों के मन में जहरीले बीज बो रहा था। क्या हमारे पास घर द्वार जमीन जगह नहीं है? चलो जरा ऑडिट करके आओ, इसके पास क्या नहीं है जो दम इतनी बड़ी लड़ाई रखने का रहता है। भारत में रिकॉर्ड नहीं है, कर दिया। आजादी बैंक करेंसी से 1 रुपये का 60 लीटर डीजल बनता है। अच्छा दिन प्रिंस पुल ले आएगा, अच्छा दिन कोई माइक हलाल नहीं लगा। सवाल ये भी उठता है कि क्या इस संगठन के तार उत्तर प्रदेश सरकार की जड़ों में अंदर तक फैले हुए थे? प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चाचा श्री हैं, उनके संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने हत्या की है पुलिस वालों की। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निरीह बनकर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव,
उनसे सरकार चल नहीं रही है, इसलिए वो तो या तो त्याग पत्र ने उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। गैर जिम्मेदारी का बयान ऐसे दे देना, बिना सबूत के बयान दे देना, और हम आज से नहीं, हम शुरू से जो भी कब्जे करने वाले लोग हैं, माफिया लोग हैं, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं, हम उनके हमेशा खिलाफ रहे हैं। लेकिन सरकार निरंतर उनसे वार्ता कर रही थी। हम सोचे थे वार्ता के जरिए हल निकल जाए, वो लोग चले जाएं। कभी वो आते थे, कभी नहीं आते थे। इसी वार्ता के दौर में इतना समय लग गया। उत्तर प्रदेश पुलिस को इस बड़े नुकसान के बीच ये दावा भी किया जा रहा है कि शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी और जिले के डीएम के बीच अतिक्रमणकारियों पर कैसे कार्रवाई हो, इसे लेकर मतभेद था। सवाल ये भी कि 7 महीने पहले मथुरा में एसपी बनकर पहुंचे शहीद मुकुल द्विवेदी को क्या जवाहर बाग के हालात का सही अंदाजा नहीं हो सका था। अच्छी जगह नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। हम लाके थे डीजीपी साहब, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मरवाने के लिए मथुरा भेजा। हम डीजीपी साहब थे, मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री थे, मेरा बेटा, हम मुख्यमंत्री मेरा बेटा लाके दे दे, मुझे पैसे नहीं। अवैध कब्जा वैसे तो उत्तर प्रदेश के हर शहर की समस्या है, लेकिन जिस तरह से मथुरा में 270 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने को लेकर 2 पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसने अवैध कब्जे की समस्या को लोगों के सामने बड़े स्तर पर खोलकर रख दिया है। दिल्ली से विशाल पांडे और रविंद्र कुमार के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, मथुरा। अब आपको बताते हैं कि आखिर पुलिस 2 साल बाद अचानक जवाहर बाग में कैसे पहुंच गई। पुलिस को रामवृक्ष यादव के अवैध कब्जे को हटाने का होश तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया। हाईकोर्ट का आदेश सितंबर 2015 में आया था। इसके बाद अप्रैल 2016 में स्थानीय प्रशासन ने रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों को नोटिस भेजा कि वो इस जगह को खाली कर दें। इसके बावजूद जवाहर बाग को खाली नहीं करने पर कल पुलिस वहां का मुआयना करने के लिए गई थी और इसी दौरान वहां खूनी संघर्ष हो गया। आज से पहले तक आपने सिर्फ नक्सलवादियों या अलगाववादियों के संदर्भ में ये सुना होगा कि वो आजादी चाहते हैं। कई इलाकों में उनकी समानांतर सरकारें भी चलती हैं। साथ ही साथ वो भारत में अपने नियम कानून लागू करने की भी धमकी देते रहते हैं। रामवृक्ष यादव जैसे लोगों को भी आप ऐसे ही नक्सलवादियों या अलगाववादियों की श्रेणी में रख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आप रामवृक्ष यादव के संगठन की मांगों को गौर से सुनिएगा। खुद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी कहने वाले ये लोग पेट्रोल की कीमत 1 रुपए में 40 लीटर और डीजल की कीमत 1 रुपए में 60 लीटर करने की मांग कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश में सोने के सिक्कों का प्रचलन शुरू किया जाए, आजाद हिंद फौज के कानून माने जाएं और इसी की सरकार भारत में शासन करे। ये चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द कर दिया जाए। ये चाहते हैं कि आजाद हिंद बैंक की करेंसी से ही लेन देन किया जाए। खुद को सत्याग्रही कहने वाले इन लोगों की मांग है कि जवाहर बाग की 270 एकड़ जमीन इन्हीं लोगों को सौंप दी जाए। इसके अलावा सत्याग्रहियों पर पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, ये भी उनकी मांग है। वो चाहते हैं कि देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून खत्म किए जाएं। पूरे देश में मांसाहार पर बैन लगाया जाए और मांसाहार करने वालों को सजा दी जाए। इन उपद्रवियों का नारा है कि आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करना होगा, नहीं तो भारत छोड़ना होगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच काफी हद तक किसी नक्सलवादी या अलगाववादी जैसी ही है और इस सोच को फलने फूलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। वैसे भारत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे वाली सोच सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में फैल चुकी है। पूरे देश में 15 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की फॉरेस्ट लैंड यानी जंगलों की जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में 23,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा है। पूरे देश में बंदरगाहों की करीब 403 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। भारतीय रेलवे की 914 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक सेना की 10,126 एकड़ जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इतना ही नहीं, लोगों ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स यानी संरक्षित स्मारकों को भी नहीं छोड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 278 संरक्षित स्मारक हैं और उनकी जगहों पर लोगों का अवैध कब्जा है।
लोगों ने फुटपाथ को भी नहीं छोड़ा है। आपको देश के हर शहर के फुटपाथ्स पर अवैध कब्जा देखने को जरूर मिलेगा और हाल ही में हमने इस पर आपको एक सीरीज भी दिखाई थी। हमारे देश में सड़कों पर, गली चौराहों पर जगह जगह आपको अवैध मंदिर, मस्जिद या फिर अन्य पूजा स्थल दिखाई देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2009 में निर्देश दिए थे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे के नाम पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण न हो और अगर इस तरह का निर्माण होता है तो राज्य सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कार्रवाई होती नहीं। ये हमारे देश की एक बहुत दुखद विडंबना है कि अवैध कब्जों का सिलसिला हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि नक्सलियों और अलगाववादियों की तरह अवैध कब्जा करने वाले तत्व अब समाज को खुली चुनौती देते हुए देश में अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देश के सामने एक मिसाल पेश की जा सके।